डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम उस बड़ी खबर से करेंगे जिसे विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, लेकिन यह देश की महिलाओं के लिए बड़ी हार है। आज सियासत ने देश की आधी आबादी को हरा दिया। संसद में जिस अधिकार का इंतजार नारी शक्ति लंबे समय से कर रही थी, उस अधिकार का बिल यानी महिला आरक्षण बिल उसी संसद में आज गिर गया। मित्रों, डॉक्टर BR आंबेडकर ने कहा है कि मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूं कि वहां की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र में प्रगति के नए मानदंड के तौर पर दर्ज हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि संसद में आधी आबादी को उनका वाजिब अधिकार नहीं मिला। बाबा साहेब के कथन को अगर हम मानदंड बनाएं तो आज हम आर्थिक तरक्की के बाद भी समाज के तौर पर बहुत पिछड़े हुए साबित हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं को चुनावी राजनीति में मजबूत बनाने वाला महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं हो पाया। मित्रों, आज आत्ममंथन और आत्मचिंतन का दिन है। आज ये सोचने का दिन है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आधी आबादी को अधिकार देने के लिए एकजुटता क्यों नहीं है। मित्रों, महिला आरक्षण से जुड़े 3 विधेयकों पर आज 2 दिनों तक 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई, लेकिन संविधान संशोधन बिल 2/3 बहुमत की दीवार को पार नहीं कर पाया। लोकसभा में हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230। संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, इसीलिए यह बिल पास नहीं हो पाया। यानी महिला आरक्षण को लेकर 3 दशक पुराना इंतजार और लंबा हो गया है। डीएनए मित्रों, विश्लेषण आगे बढ़ाने से पहले अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। संसद का सत्र खत्म होने के बाद 2 तस्वीरें सामने आई, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की ही हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष का प्रदर्शन है और दूसरी ओर विपक्ष का जश्न है। एक तरफ तो सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने बिल के गिर जाने के बाद संसद परिसर में प्रदर्शन किया, नारी शक्ति के अपमान के नारे लगाते हुए विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। वहीं विपक्षी महिला सांसद महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद जश्न मनाती हुई नजर आई। महिलाओं को संसद में 1/3 आरक्षण देने वाला बिल गिर जाने के बाद विपक्षी महिला सांसद खुशी से क्या कह रही थी, आपको पहले ये सुनना चाहिए। मोदी और अमित शाह का सामने बना के जो मजा आएगा, सुना आपने, ये महिलाएं और महिलाओं के आरक्षण से जुड़े बिल को गिराने के बाद कितनी खुश दिखाई दे रही है। इन्हें खुशी है कि इन्होंने सत्ता पक्ष को मात दे दी, मोदी और अमित शाह को सामने से हरा दिया। राजनीति में विरोधी खेमे को मात देने पर इनकी खुशी जायज है, लेकिन विपक्ष की इन महिला सांसद को यह भी समझना चाहिए कि वो महिलाओं के आरक्षण वाले बिल के गिरने पर जश्न मना रही हैं, वो भी एक महिला हो। मित्रों, बिल पर वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष ने विपक्ष को मनाने की पूरी कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से बिल का समर्थन करने की अपील की। पीएम मोदी ने भी आग्रह किया, लेकिन विपक्ष के नेताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। पीएम ने क्या कहा, इसके बारे में बताने से पहले आपको गृह मंत्री का वो बयान सुना देते हैं। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर, शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर उठना चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में पीएम ने सभी सांसदों से नारी शक्ति के हित में अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की थी। पीएम ने याद दिलाया था कि देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन दलबंदी के आगे पीएम की यह अपील भी काम नहीं आई। देश के समान अवसरों की बात करने वाले विपक्षी दल आधी आबादी को
अधिकार देने के लिए दलबंदी और विचारबंदी को तोड़कर सत्ता पक्ष के साथ एकजुट नहीं हो पाए। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि दुनिया का कल्याण तब तक संभव नहीं जब तक महिलाओं की स्थिति सुधर नहीं जाती। एक पक्षी केवल एक पंख से नहीं उड़ सकता है। देश का एक राजनीतिक वर्ग एक पंख से ही उड़ान भरना चाहता है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये वर्ग देश की आधी आबादी को राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं होने देना चाहता है। महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित होंगी, उन सीटों पर सिर्फ सत्ता पक्ष की ही दावेदारी तो नहीं होगी। लोकतंत्र में राजनीतिक दावेदारी का अधिकार सभी पक्षों का है। फिर क्यों विपक्ष महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहा है, इसे विस्तार से समझेंगे। लेकिन पहले महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले विपक्ष ने अपना चेहरा बचाने के लिए नया प्रस्ताव दिया। महिला विरोध के टैक्स से बचने के लिए और अपनी साख बचाने के लिए विपक्ष ने कहा कि 2023 का महिला आरक्षण बिल लाया जाए तो हम उसका समर्थन करेंगे। सुनिए मौजूदा आरक्षण बिल का विरोध करते हुए सदन में राहुल गांधी ने 2023 के बिल पर क्या कहा। A driving force. It is a shameful act because instead of giving them women's reservation, which is very easy to do, and every single opposition person will support it right now, bring that old bill back right now, and we will help you pass it for implementation from this second. Now, that is the women's bill. This is something else. मित्रों, 2026 में विपक्ष 2023 के बिल का समर्थन करने की बात क्यों कह रहा है, उसे समझने के लिए पुराने और मौजूदा महिला आरक्षण बिल में अंतर को समझना होगा। 2023 के बिल में लोकसभा सीटों की संख्या 543 ही थी, लेकिन मौजूदा संशोधन में सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 की जानी है। यानी 2023 के बिल में 543 सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी थी, लेकिन मौजूदा बिल में सीटें बढ़ाकर 850 की जानी है। इसके लिए जनगणना और परिसीमन होना है। 2023 के बिल में महिला आरक्षण को 2034 से लागू किया जाना था, लेकिन मौजूदा संशोधन बिल के मुताबिक महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण 2029 से ही लागू होना है। सोचिए, मौजूदा बिल को तो विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, लेकिन विपक्षी नेता कह रहे हैं कि अगर 2023 का बिल आता तो हम उसका समर्थन करते। क्या सचमुच विपक्ष ऐसा करता, या सिर्फ महिला विरोधी छवि से बचने के लिए विपक्षी नेता पुराने बिल की चर्चा कर रहे हैं? मित्रों, हम यहां ये जानना चाहिए हमें कि 2023 के बिल और मौजूदा बिल से महिलाओं की राजनीतिक स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा। किस बिल से महिलाओं को ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा? 2023 के बिल के मुताबिक लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं को मिलती तो उन्हें सिर्फ 181 सीट मिलती, लेकिन मौजूदा बिल के मुताबिक लोकसभा में अधिकतम सीट 850 होगी। इसकी 1/3 यानी 283 सीटें महिलाओं को मिलती। समझिए, मौजूदा बिल से महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता। 543 सीटों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होने पर कई मौजूदा सांसदों की सीट संकट में आ जाती। बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलता, जबकि मौजूदा बिल के मुताबिक लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ती, हर निर्वाचन क्षेत्र में आबादी का संतुलन होता। इससे सांसदों के कामकाज में भी सुधार होता। 2023 के बिल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को 33% आरक्षण देना था, लेकिन मौजूदा बिल का मकसद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ सदस्य संख्या का विस्तार करना भी था। समझिए, 2026 का संशोधन बिल महिलाओं को राजनीतिक तौर पर ज्यादा मजबूत करने वाला, लोकसभा से लेकर राज्यों की विधानसभा तक महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने वाला और आबादी के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित कर संतुलन बनाने वाला था। यानी इससे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते। इसलिए आज चर्चा के दौरान कांग्रेस से भी सवाल पूछे गए। Congress ruled this country for more than 60 years. Why did not Congress party provide that constitutional reservation for OBC? हमारे लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड सब बराबर है। हम उसके सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। बार बार एक बात कही कि 543 की हमारी संख्या है, और क्यों नहीं हम इसी 543 पर महिला आरक्षण के 33% के कोटा को लागू कर देते हैं। मैं सबसे पहले तो ऐसे सभी दलों से ये कहना चाहती हूँ कि जब आपके पास मौका था तब आपने 543 की संख्या पर 33% महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? लोकसभा का परिदृश्य
क्या होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के संसद में 33% महिलाएं आके बैठी हैं। मित्रों, सवाल है, जब मौजूदा बिल महिलाओं को राजनीतिक तौर पर ज्यादा मजबूत बना रहा था, तब विपक्ष इसका विरोध और 2023 के बिल की चर्चा क्यों कर रहा था? क्या इसके पीछे विपक्ष की यह सोच थी कि अगर मौजूदा बिल पास हो गया तो सरकार को एक और बड़े ऐतिहासिक फैसले का श्रेय मिल जाएगा? विपक्ष राजनीतिक लाभ हानि को देखते हुए नहीं चाहता था कि एक और बड़े फैसले का क्रेडिट सरकार को जाए, इसलिए बिल को पास नहीं होने दिया गया। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले विपक्ष के विरोध के एक और पॉइंट को समझते हैं। मौजूदा महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे विपक्ष को आपत्ति परिसीमन को लेकर के भी है। विपक्ष का आरोप था कि परिसीमन की आड़ में सरकार निर्वाचन क्षेत्रों का नक्शा बदलना चाहती है ताकि विपक्ष को और कमजोर किया जा सके। परिसीमन को लेकर ही विपक्ष का दूसरा बड़ा आरोप यह भी था कि सरकार दक्षिण भारत की सीटें घटाना चाहती है। सुनिए आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान परिसीमन को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी, shameful act. This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. This is an attempt to change the electoral map of India. The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. This is nothing short of an anti-national act. Entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state and deprive OBCs and Dalits of their rightful place in society. मित्रों, अमेरिका की सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता ग्लोरिया मैरी स्टाइनम ने कहा है कि जब तक महिलाएं स्वतंत्र नहीं होंगी तब तक कोई भी समाज वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता है। सोचिए, देश की आधी आबादी को राजनीतिक स्वतंत्रता देने के मुद्दे पर जिम्मेदार विपक्षी नेता भी रोड़ा अटका रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर विपक्ष परिसीमन को बहाना क्यों बना रहा है? सीटें हर राज्य में बढ़नी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उत्तर भारत में सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। ऐसा होगा नहीं। फिर भी आप विपक्ष के डर को समझिए। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस हाशिए पर है। कांग्रेस के सहयोगी दल भी इन राज्यों में कमजोर हुए हैं। शायद विपक्ष को डर है कि अगर महिला आरक्षण बिल पास हुआ और महिलाओं का वोट शिफ्ट हुआ तो उसकी बची कुची सियासी जमीन भी साफ हो जाएगी। शायद इसीलिए परिसीमन का बहाना बनाकर महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया गया। डीएनए मित्रों, महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमने आपको विपक्ष के जश्न की तस्वीरें दिखाई, अब हम आपको उनके बयान भी सुनाएंगे, लेकिन पहले हम एक सोशल मीडिया पोस्ट आपको दिखाना चाहते हैं। मित्रों, ये पोस्ट तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से आई है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर स्टालिन ने लिखा, तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया। 23 अप्रैल को हम दोबारा दिल्ली वालों और इनका साथ देने वालों का घमंड भी तोड़ेंगे। मित्रों, सोचिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया। यह आईपीएल का मैच चल रहा है। तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया। यहां प्रदेशों की हार कैसे हो गई? अब हम आपको विपक्ष के कुछ और नेताओं के बयान भी सुनवा देते हैं। पहले से छपा हुआ पोस्टर लेकर के आए हैं। हाँ। इनकी सरकारी साजिश बेनकाब हो गई। ये छोटे राज्यों का परिसीमन के जरिए हक मारना चाहते थे। महिला आरक्षण की आड़ लेकर के इनकी साजिश बेनकाब हो गई। हार गए बुरी तरह से, इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनका प्रोपेगेंडा विफल हो चुका है। सरकार को हम पहले से बता रहे थे, बिल लाने से पहले इतनी जल्दबाजी न करो। 2 हफ्ते की तो बात थी। इनको चुनाव में जाने के लिए कुछ ना कुछ कारण चाहिए था। विपक्ष को सभी को साथ में लेके एक मीटिंग कराइए और बाद में हम देख लेंगे ना। अगर मैंने तो मेरे भाषण में भी कहा ना, मानसून के सत्र में अगर आता तो क्या होता, बड़ा कौन सी बड़ी आपत्ति आने वाली थी। लेकिन इनको चुनाव के लिए करना था। देश हित और सरकार हित एक चीज नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री और देश एक चीज नहीं है। देश का सरोकार और किसी व्यक्ति का सरोकार एक चीज नहीं है। देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परिसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है।
तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा। मित्रों, परिसीमन पर हमारी बात अधूरी रह गई थी, जिसका हवाला देकर विपक्ष कह रहा है कि बिल गिरना जरूरी था। विपक्ष परिसीमन को लेकर सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठा रहा है। आज हम आपसे परिसीमन से जुड़ी एक जानकारी शेयर कर रहे हैं। देश में पहली बार परिसीमन 1951 में हुआ था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा परिसीमन 1963 में हुआ, तब भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। तीसरा परिसीमन 1973 में हुआ, तब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। चौथा परिसीमन 2002 में हुआ, तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी। यानी अब तक 4 बार परिसीमन हुआ है, 3 बार कांग्रेस की सरकार थी। अब सोचिए कांग्रेस का विरोध कितना तर्कसंगत है कि परिसीमन में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा बदलकर विपक्ष को कमजोर किया जाएगा। सवाल यह है, क्या पहले ऐसा हुआ? अगर पहले ऐसा नहीं हुआ तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल है, परिसीमन का मुद्दा सिर्फ महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण वाले बिल को रोकने का दिखावा बना। मित्रों, सिर्फ परिसीमन ही नहीं, मौजूदा महिला आरक्षण बिल के विरोध में विपक्ष के कुछ और तर्क आज आपको जरूर सुनने चाहिए। बिल के विरोध में विपक्ष की बड़ी आपत्ति यह भी है कि इस बिल में कोटा के अंदर कोटा नहीं है। यानी बिल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण तो है, लेकिन ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से कोटा नहीं है। विपक्ष मांग कर रहा था कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित की जाए। दूसरी आपत्ति यह थी कि पहले जाति जनगणना कराई जाए ताकि ओबीसी आरक्षण सही तरीके से लागू किया जाए। विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को पेश करने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बिना सर्वदलीय बैठक के सरकार ने यह फैसला पेश किया। इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। समझिए, बिल की टाइमिंग और सर्वदलीय बैठक जैसे मसले सिर्फ राजनीतिक पॉइंट गेन करने का मुद्दा है। विपक्ष का असल विरोध कोटा में कोटा वाला है। मित्रों, 1996 में एचडी देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार और 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली यूपीए सरकार में भी महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। तब भी इस बिल में ओबीसी के लिए कोई कोटा नहीं था, अब भी नहीं है। अब सोचिए, आज बिल का विरोध कर रही पार्टियां जब सरकार में थी तो ओबीसी के लिए कोटा नहीं रखा था। आज इसी बात पर विरोध हो रहा है कि ओबीसी के लिए कोटा नहीं है। दूसरा मुद्दा मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण का है। मित्रों, संविधान में बहुत ही साफ व्यवस्था है कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इसकी पुष्टि कर चुका है। यानी मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग असंवैधानिक है। डियर मित्रों, महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, इसका उत्साह मनाना और जयनात करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है। अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण जो उनका अधिकार था वो नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार नहीं किया, बल्कि बार बार किया है। उनकी ये सोच ना महिलाओं के हित में है और ना देश के। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहां नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में, बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा। मित्रों, ये तस्वीर संसद के बाहर से दिखनी शुरू भी हो गई। सत्ता पक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अब ये भी सुन लीजिए। आज तो वचन पूर्ति का दिन था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करवाने का दिन था, एक ऐतिहासिक दिन होना था। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी दल यानी पूरा का पूरा इंडी अलायंस केवल और केवल उन पर राजनीतिक स्वार्थ ही हावी हुआ और उन्होंने महिलाओं के साथ आज धोखाधड़ी करी है। उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा है। महिलाओं के आरक्षण के लिए लाया गया संविधान संशोधन का विधेयक
आज जिस तरह से गिरा है और जिस तरह से कांग्रेस ने देश को बांटने के अपने एजेंडा को एक बार फिर पुरजोर शब्दों में रखा, कांग्रेस का चाल, कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस का चेहरा तीनों बेनकाब हुए हैं। मित्रों, महिला आरक्षण बिल का जो विरोध हो रहा है वो कितना तार्किक है। दरअसल इस विरोध का असल कारण श्रेय लेने की आकांक्षा और महिला विरोधी नजरिया भी है। इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। यूपीए की सरकार ने जब महिला आरक्षण बिल पेश किया था, तब यूपीए को बाहर से समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी ने बिल का सबसे मुखर विरोध किया था। यूपीए के सहयोगी आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने भी महिला आरक्षण का विरोध किया था। आज भी महिला आरक्षण के विरोध में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी पार्टियां हैं। समझिए, बिल के विरोध का आधार मुद्दे और तर्क नहीं, सोच है। अब कांग्रेस भी इसी सोच में शामिल हो गई है। यहां सवाल यह भी है कि जब कांग्रेस 10 साल तक सत्ता में रही, तब उसने सहयोगी दलों को समझाकर राजनीतिक सिस्टम में 1/3 महिला आरक्षण देने जैसा महत्वपूर्ण काम क्यों नहीं किया। तब अगर कांग्रेस ने सूझबूझ दिखाई होती तो आज कांग्रेस को महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए चैंपियन कहा जाता। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। शायद तब कांग्रेस की प्राथमिकता में सत्ता पहले और महिला आरक्षण दूसरे पर रहा हो। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिका और दार्शनिक मैरी वोllstonecraft ने कहा है कि महिलाओं को अज्ञान में रखना और फिर उन्हें कमजोर कहना सबसे बड़ा अन्याय है। डीएनए मित्रों, अफसोस है कि आजादी के 78 साल बाद भी देश में कुछ राजनीतिक दल महिलाओं को कमजोर ही रखना चाहते हैं। आज महिलाओं को उनके वाजिब राजनीतिक अधिकारों से दूर रखने वालों को यह जानना चाहिए कि जिन देशों में आधी आबादी को दबाकर रखा गया, वो देश विकास के मामले में पिछड़ते गए। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक जो देश महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर कमजोर हैं, वो देश आर्थिक रूप से पिछड़े और मानव विकास सूचकांक में निचले स्तर पर हैं। नाइजर, माली, अल्जीरिया, मिस्र जैसे तमाम देश हैं जहां सख्त सामाजिक कानूनी प्रतिबंधों के कारण महिलाओं को बराबरी के मौके नहीं मिलते। इसलिए ये देश प्राकृतिक संसाधनों के भरपूर होने के बाद भी विकास की रेस में पीछे है। इसी सच को समझते हुए हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिए। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण महिला सशक्तिकरण में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। अफसोस यह है कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण आधी आबादी को उसके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि नारी को अबला कहना उसकी मानहानि करना है। यदि मैं स्त्री रूप में पैदा होता तो मैं पुरुषों द्वारा थोपे गए हर अन्याय का जमकर विरोध करता। महिला आरक्षण का विरोध करना महिलाओं को राजनीतिक तौर पर अबला बनाए रखने वाली सोच का प्रतीक है। इसलिए जरूरी है कि इस सोच का विरोध किया जाए, क्योंकि जब आधी आबादी सशक्त होगी तभी देश और ज्यादा सशक्त होगा। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी नीरज पांडे मौजूद हैं। नीरज, आज जो होना था वो हो गया, लेकिन बात यहीं खत्म हो गई है या फिर यहीं से अब शुरू हुई है? देखिए, खत्म तो नहीं हुई, यहीं से शुरू हुई राहुल जी, क्योंकि अमित शाह का जो ट्वीट है वो अपने आप में आगे एक कहानी कहता है। अमित शाह के ट्वीट में साफ कहा है कि बात बहुत दूर तक जाएगी और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं इस बिल के बाद। तमिलनाडु में जब वो जाएंगे तो इस मुद्दे पर भरपूर विपक्षी दलों पर प्रहार करेंगे। और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और परसों अमित शाह खुद सिलीगुड़ी में होंगे। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी घटक दलों का एक बहुत बड़ा प्रॉपर प्लान बन चुका है कि देशव्यापी आंदोलन किया जाए। देश में इस महिला आरक्षण संशोधन विधेयक जो गिरा है, इसके लिए विपक्षी दलों को घेरा जाए। इसके लिए पूरे देश में हर जिला मुख्यालय स्तर पर महिला नेतृत्व के जरिए, महिला नेताओं के जरिए, महिलाओं के जरिए इसका विरोध कराया जाए और लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि हम तो 2029 में ही महिला आरक्षण लागू करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष की नासमझी की वजह से या यह कहें कि विपक्ष के सहयोग ना करने की वजह से ये बिल अभी थोड़ा और लंबा खिंच जाएगा, यानी 2034 तक शायद ये जाएगा। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। लेकिन यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी की रणनीति तो देख लिया आपने, लेकिन इतना भी तय है कि विपक्ष को पता होगा कि अब जो वो कदम उठा रहे हैं उसके बाद में उन्हें घेरा जाएगा, उन पर सवाल उठाए जाएंगे। तो कोई रणनीति तो विपक्ष की होगी भी, वो भी शायद सड़कों पर दिखाई दे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता था, लेकिन सियासत ने उसे खत्म कर दिया। मित्रों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जब संसद में सरकार की ओर से लाए गए बिल गिराने की तैयारी कर रहे थे,
तब अदालत से उनके लिए परेशानी बढ़ाने वाला एक आदेश भी आ गया। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का एक आदेश भी काफी चर्चा में है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आज आपको जानना चाहिए राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला क्या है और इस केस में एफआईआर दर्ज होती है तो इससे राहुल गांधी की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी। आज इस केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को निर्देश दिए इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार दोहरी नागरिकता मामले की जांच खुद कर सकती है। इसके अलावा किसी सेंट्रल एजेंसी को रेफर करके भी मामले की जांच करवाई जा सकती है। हाईकोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर और जांच का विषय माना है। राहुल गांधी के खिलाफ ये याचिका बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दाखिल की। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। लखनऊ के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की याचिका खारिज कर दी थी। तब एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा था वो नागरिकता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने क्या कहा, अब वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी, इनके पास ब्रिटिश नागरिकता है और कई सालों से ये सांसद बन के भारत के संसद में रह रहे हैं, चुनावित होके आ रहे हैं और मामला इतनी बड़ी है क्योंकि पहली बार इतिहास में इनके तमाम जो टॉप सीक्रेट फाइल्स हैं इसको भारत सरकार गृह मंत्रालय जो विदेशी विभाग है सिटीजनशिप विंग, इन्होंने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के सामने प्रस्तुत की थी। 2 बार सुनवाई हुआ और माननीय न्यायालय सारे वो तमाम दस्तावेजों को देखते हुए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर स्वरूप का है, इस सिलसिले में उन्होंने एफआईआर का आदेश किया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। आज आपको इस याचिका में लगाए गए आरोपों के बारे में भी जानना चाहिए। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाए हैं राहुल गांधी 2003 में ब्रिटेन की बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी बने। कंपनी के दस्तावेजों में उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया। इन दस्तावेजों में राहुल गांधी ने विंचेस्टर लंदन का पता दिया और एनुअल रिटर्न के कॉलम में राष्ट्रीयता ब्रिटिश लिखवाई। याचिकाकर्ता का दावा है इस कंपनी की 2005 और 2006 की एनुअल रिटर्न कानूनी रूप से जमा की गई है और उनमें नागरिकता के कॉलम में ब्रिटिश लिखा हुआ है, इसीलिए इसे वैध माना जाना चाहिए। मित्रों, कोई भी कंपनी हर साल सरकार को अपनी जानकारी की एक आधिकारिक रिपोर्ट देती है जिसमें कंपनी के डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स और राष्ट्रीयता जैसी जानकारी दी जाती है। इसे ही एनुअल रिटर्न कहते हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक इसी जानकारी में राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई। हालांकि 2009 में कंपनी को आधिकारिक तौर पर बंद करने की अर्जी देकर इसे भंग कर दिया गया था। अब अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी पर लगे जिन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं वो काफी गंभीर हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो राहुल गांधी कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। हो जाता है तो इसके कोलैटरल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं। फर्ज कीजिए कि जो एक्ट में प्रावधान है वो कहता है कि आपको 5,000 के लगभग जुर्माना होगा, 3 महीने तक आपको सजा भी हो सकती है और भविष्य में सरकार के पास ये इनहेरेंट पावर होगा कि आपको कोई पासपोर्ट इशू ना की जाए। उसके बाद चीटिंग, फर्जरी एक्सेट्रा के मुकदमे भी आप पे दर्ज हो सकते हैं जिसकी सजा जो है वो 3 से 5-7 साल तक की है। मित्रों, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। अगर यह साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं तो उन पर आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच होनी बाकी है। अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी की या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। डीएनए मित्रों, परिसीमन बिल के बहाने पिछले कुछ दिनों से उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई खड़ी की जा रही है। दक्षिण के कुछ राजनीतिक दल बिल के नाम पर उत्तर भारत और हिंदी के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा कैसे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जश्न मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया। उन्हें महिला अधिकार और संसद से जुड़े सुधार का विषय आईपीएल मैच जैसा लग रहा है। उन्हें नॉर्थ वर्सेस साउथ करने में मजा आ रहा है। क्षेत्रवाद के आधार पर भड़काने वाली आग सिर्फ स्टालिन जैसे लीडर के अंदर ही नहीं है, एक बड़ी लॉबी है जिसमें कई बड़े एक्टर भी हैं। बड़ी बात यह है कि नॉर्थ साउथ की इसी बहस में अब सनातन धर्म को भी टारगेट किया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग इस मामले में एक्टिव हो गया है। मित्रों, सनातन विरोधी कुंठा क्लब के नायक प्रकाश राज का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के पूज्य भगवान श्री राम को अपमानित किया जा रहा है। दूसरी तरफ लंकापति रावण और उसकी बहन शूर्पणखा की प्रशंसा की जा रही है। आज उत्तर दक्षिण को लेकर जारी राजनीति के बीच प्रकाश राज की सनातन विरोधी सोच की वैचारिक मरम्मत जरूरी है। लेकिन पहले आपको सुनना चाहिए भगवान श्री राम को लेकर
प्रकाश राज की सोच कितनी मर्यादाहीन है। राम, लक्ष्मण और सीता दक्षिण की तरफ आ रहे थे। तभी लक्ष्मण ने कहा राम, तो राम ने कहा क्या हुआ लकी? लक्ष्मण ने कहा यहाँ पर एक जंगल है। राम ने कहा नहीं, ये किसी का बागीचा है। लक्ष्मण ने कहा वहाँ फल है, क्या हम उन्हें खा सकते हैं? राम बोले हाँ। वो लोग खा ही रहे थे कि तभी शूर्पणखा और रावण आ गए। फल खाने के बाद राम ने कहा कि हमने फल खाए हैं तो हम पैसे भी देंगे। राम ने पूछा कितने रुपए हुए? शूर्पणखा ने कैलकुलेट किया और कहा $2000 और जीएसटी। $2,000 with GST. उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस पर रावण ने कहा आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप यहाँ टूरिस्ट नहीं हैं, आपका नाम क्या है? राम ने कहा मैं राम हूँ, उत्तर से। इस पर रावण ने कहा मैं रावण हूँ, दक्षिण से। कितने खुश हो रहे हैं, और इतनी बात सुनकर इनके सामने बैठे लोग भी कितने खुश होकर के ताली बजा रहे हैं। एक एक शब्द में भगवान श्री राम के प्रति नफरत और रावण के प्रति स्नेह साफ तौर पर झलक रहा है। सनातन धर्म को नीचा दिखाने, भगवान श्री राम का अपमान करने और वहां मौजूद लोगों को भ्रम में डालने के लिए प्रकाश राज ने झूठ का सहारा लिया। प्रकाश राज जिस प्रसंग का उल्लेख कर रहे थे वैसा कुछ रामायण में है ही नहीं। रामायण की मूल कथा वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास कृत रामचरितमानस में ऐसा कोई प्रसंग कहीं नहीं है। लेकिन सनातन धर्मियों का अपमान करने के लिए, उत्तर दक्षिण के मतभेद को बढ़ावा देने के लिए प्रकाश राज ने एक झूठी मनगढ़ंत कहानी गढ़ ली। मित्रों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी झूठ फैलाने वालों को कपटी, कुटिल और हृदय से कठोर बताते हैं। वो लिखते हैं झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबैना, भोले बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। यानी कपटी लोग लेन देन में झूठ बोलते हैं, खाने पीने में भी झूठ का सहारा लेते हैं। वो बाहर से मीठे मीठे बोल बोलते हैं लेकिन अंदर से उनका हृदय बहुत कठोर और विषैला होता है। प्रकाश राज जब भगवान श्री राम के खिलाफ वैचारिक प्रदूषण फैला रहे थे तो वहां बैठे कुंठा क्लब के कुछ लोग तालियां पीट रहे थे। लेकिन अगर इसी तरीके की बात किसी दूसरे धर्म के आराध्य के खिलाफ कही जाती तो क्या वो इसी तरह ताली पीट पाते? मित्रों, प्रकाश राज ने रामायण में फल के झूठे प्रसंग का सहारा लिया, लेकिन आपको रामायण में फल के सही प्रसंग की जानकारी भी होनी चाहिए। सही प्रसंग यह है कि भगवान राम की परम भक्त शबरी ने उन्हें झूठे बेर खाने के लिए दिए और उन्होंने बहुत ही प्रेम से वो बेर खाए क्योंकि शबरी में भक्ति थी। शबरी के बारे में सबसे प्रचलित मान्यता है कि वो दंडकारण्य क्षेत्र में पंपा सरोवर के पास ऋषि मतंग के आश्रम में रहती थी। आधुनिक भारत में यह स्थान कर्नाटक के हम्पी में है, वही कर्नाटक जहां के रहने वाले प्रकाश राज हैं। सोचिए, प्रकाश राज भगवान श्री राम का अपमान करके उत्तर दक्षिण के बीच नफरत का नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने दक्षिण भारत की रहने वाली माता शबरी के झूठे बेर खाने से भी परहेज नहीं किया। मित्रों, ये पहली बार नहीं है जब प्रकाश राज ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया हो। सबरीमाला से लेकर गोमाता तक वो सनातन धर्म के प्रतीकों का उपहास उड़ाते आए हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक प्रकाश राज के पिता हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उनकी माता ईसाई थी और प्रकाश राज खुद को नास्तिक बताते हैं। मार्च के अंत में उनकी मां का निधन हुआ था, लेकिन खुद को नास्तिक बताने वाले प्रकाश राज मां के निधन के बाद बेंगलुरु के एक चर्च में दिखाई दिए थे। मित्रों, ये प्रकाश राज की मर्जी है कि वो खुद को नास्तिक बताने के बाद भी चर्च जाएं या ना जाएं, लेकिन नास्तिक होने का यह मतलब नहीं कि वो हिंदुओं की भावनाओं पर चोट पहुंचाएं। मित्रों, भारत में नास्तिक होने का मतलब क्या यह हो गया है कि सनातन का विरोध करो और बाकी धर्मों का तुष्टीकरण करो? प्रकाश राज भगवान श्री राम को दक्षिण भारत के लिए बाहरी बताते हैं, लेकिन वो उन बाहरी लोगों पर कभी क्यों नहीं बोलते जो पैसे के दम पर धर्मांतरण कराते हैं और विदेशी संस्कृति का प्रचार करते हैं? उस समय हमारी भूमि, हमारी संस्कृति वाली उनकी सोच कहां चली जाती है? मित्रों, दशकों से कुछ कुंठित लोग अपनी राजनीति के लिए उत्तर दक्षिण का भेद करते रहे हैं। बार बार वो इस तरीके का नैरेटिव फैलाते हैं कि दक्षिण की वजह से ही भारत विकास कर रहा है। अगर दक्षिण नहीं होता, भारत की स्थिति ठीक नहीं होती। आज हमने इसका फैक्ट चेक भी किया। यह सच है कि अपनी आबादी और क्षेत्रफल के मुकाबले दक्षिण के 5 राज्य देश की जीडीपी में ज्यादा योगदान करते हैं। दक्षिण भारत का क्षेत्रफल देश के कुल भूभाग का लगभग 20% है। दक्षिण भारत की आबादी भी लगभग 20% है, लेकिन देश की जीडीपी में दक्षिण के राज्यों का योगदान करीब 31% है। कई दूसरे सामाजिक आर्थिक मानक में भी दक्षिण भारत का प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां दक्षिण भारत के राज्य देश के बाकी हिस्सों पर निर्भर हैं। मित्रों, श्रम की निर्भरता के मामले में दक्षिण भारत काफी हद तक दूसरे राज्यों पर निर्भर है।
विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों पर। आईटी सेक्टर से लेकर सड़क निर्माण तक दक्षिण भारत दूसरे राज्यों के सहारे है। कोविड लॉकडाउन में जब ये कामगार वापस गए तो दक्षिण की इकोनॉमी ठप हो गई। दक्षिण भारत के राज्य गेहूं, दाल और तिलहन के लिए भी दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं, यानी अनाज के मामले में दूसरे राज्यों की मदद लेनी पड़ती है। दक्षिण भारत के कपड़ा और इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल भी दूसरे राज्यों से ही आता है। साथ ही दक्षिण भारत की कंपनियों के लिए भी उत्तर भारत एक बड़ा बाजार है। अगर बाजार नहीं तो दक्षिण भारत के उद्योग अपना सामान कहां बेचेंगे? मित्रों, ये तथ्य बताने का मकसद देश के किसी एक हिस्से को दूसरे हिस्से से बेहतर बताना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि जब पूरा देश एक साथ हो तभी प्रगति संभव है। जो लोग उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीति, भाषा और धर्म के आधार पर मतभेद बढ़ा रहे हैं, वो देश के हितैषी नहीं हो सकते। मित्रों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, कलाकार की असली कला उसकी संवेदना है। लेकिन सनातन परंपराओं से नफरत की वजह से प्रकाश राज ये भूल गए। प्रकाश राज दक्षिण की फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड के भी अच्छे अभिनेताओं में गिने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक फिल्म के लिए 2 करोड़ से 3 करोड़ तक लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हिंदी, हिंदू और उत्तर भारत के खिलाफ वैचारिक प्रदूषण जब मौका मिलता है फैलाते रहते हैं। यानी मित्रों, प्रकाश राज जैसे लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उनका रावण प्रेम चरम पर है। उनके वैचारिक साथी इसके सहारे दक्षिण भारत को उत्तर भारत के खिलाफ बताने में जुटे हैं। वहीं देश की संसद में एक सांसद परिसीमन बिल के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलगाववाद की कामना करने में जुटे हैं। लोकसभा में परिसीमन बिल को लेकर कई पार्टियों के सांसद ने सवाल उठाए, सरकार की मंशा पर संदेह जताया। विपक्ष के सवालों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद ने तो परिसीमन के नाम पर सवाल उठाते हुए सारी सीमाएं लांघ दी। मित्रों, श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने क्या कहा, अब आपको ये बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। इस डिलिमिटेशन के बाद वो प्रोपोर्शन और ज्यादा खराब होगा और उसका अताब जो है, उसकी लाठी जो है वो साउथ पे भी बरसेगी, बंगाल पे भी बरसेगी, नॉर्थ ईस्ट पे भी बरसेगी। और मैं खुश हूं ये सारा साउथ कश्मीर बने, ये सारा बंगाल कश्मीर बने, ये नॉर्थ ईस्ट कश्मीर बने और इनको पता चले कि कश्मीर के साथ कैसे ज्यादतियां की गई। मित्रों, सुना आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चाहते हैं कि पूर्वोत्तर भारत और बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्से दक्षिण कश्मीर की तरह बन जाएं। जब वो अपने दिल की चाहत संसद में बता रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें टोका भी, लेकिन इसके बावजूद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी नहीं रुके। आपको साउथ कश्मीर की तरह बनने का मतलब भी अब जानना चाहिए। साउथ कश्मीर वो इलाका है जो किसी जमाने में आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा के लिए जाना जाता था। अभी भी साउथ कश्मीर में बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। साउथ कश्मीर में 4 जिले हैं, अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया और कुलगाम। पिछले साल जिस पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर हिंदुओं की हत्या की थी, वो इसी साउथ कश्मीर का हिस्सा है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला भी साउथ कश्मीर में ही हुआ था। साउथ कश्मीर विकसित भारत का मॉडल नहीं हो सकता, लेकिन संविधान की शपथ लेने वाला एक सांसद इस तरीके की कामना कर रहा है। मित्रों, कल ही डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तिरंगे जैसे रंग का रिबन काटने से मना कर दिया था। हमने उमर अब्दुल्ला के इस निर्णय की प्रशंसा भी की थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक सांसद देश को अलगाववाद और आतंकवाद में झोंकने की बात कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण गोल्ड से जुड़ा हुआ है। 2 दिन बाद यानी रविवार को अक्षय तृतीया है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी या कोई भी कीमती धातु खरीदना अत्यंत शुभ होता है। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी के खरीदारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अक्षय तृतीया से पहले सोने की खरीदारी पर जो संकट आया था वो टल गया है। सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अब सोना खरीदने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि यह संकट था क्या। मित्रों, भारतीय बैंकों ने विदेश से आने वाले सोने चांदी के आयात पर रोक लगा दी थी। इसकी वजह से कई टन सोने चांदी का आयात अटका हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से सोने चांदी के आयात पर कोई भी आदेश या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। इसके कारण भारत में सोने चांदी की सप्लाई में कमी आने की आशंका जताई जाने लगी, क्योंकि भारत सोने चांदी के लिए काफी हद तक आयात पर ही निर्भर है। सरकार ने सीमा शुल्क को लेकर आखिरी बार आदेश अप्रैल 2025 में जारी किया था। यह आदेश 31 मार्च 2026 तक ही वैध था। उसके बाद बैंक सरकार के नए आदेश का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से कोई अपडेट न मिलने के कारण 5 टन से अधिक सोना और 8 टन चांदी बंदरगाहों पर फंसी हुई थी। इसकी वजह से अक्षय तृतीया के मौके पर सोने चांदी की कमी की आशंका जताई जाने लगी थी।
मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदता है उसके धन में कभी क्षय नहीं होता। यही वजह है कि अक्षय तृतीया सोने की खरीदारी के मामले में धनतेरस के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। 2025 में अक्षय तृतीया के अवसर पर 20 टन सोने की बिक्री हुई थी, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 12,000 करोड़ रुपए था। ज्वेलर्स एसोसिएशन का अनुमान है कि महंगाई के बावजूद इस साल 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने की बिक्री होगी। लेकिन त्योहार के मौके पर सोने का संकट खड़ा होने से पहले सरकार ने बैंकों को सोने चांदी के आयात की इजाजत दे दी है। सरकार ने 15 बैंकों की लिस्ट जारी की है जो सोना चांदी इंपोर्ट कर सकते हैं। 2 बैंक ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ सोना आयात करने की अनुमति मिली है। ये बैंक 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2029 तक सोने चांदी का आयात कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले के बाद सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,451 रुपए घटकर 1,52,000 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 1,352 रुपए घटकर 2.5 लाख रुपए इस पर आ गई है। मित्रों, सोने चांदी के आयात की अनुमति में देरी का कारण व्यापार घाटे को बताया जा रहा है। आयात कम होने से भारत का व्यापार घाटा कम होगा। इसका सीधा फायदा भारतीय रुपए को होगा। लेकिन अक्षय तृतीया के महत्व को देखते हुए सरकार को 17 दिन बाद ही सही लेकिन आयात की मंजूरी देनी पड़ी। आपको भारत में सोने के व्यापार के बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, चीन के बाद भारत में सोने की खपत सबसे ज्यादा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में भारत ने रिकॉर्ड 72 अरब डॉलर यानी लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए के सोने का आयात किया। एक साल पहले की तुलना में भारत ने आयात पर 24% ज्यादा खर्च किया। 3 साल पहले की तुलना में भारत के द्वारा सोने के आयात पर किए जाने वाला खर्च 2 गुना हो गया। 2022-23 में भारत ने 35 अरब डॉलर के सोने का आयात किया था। 2025-26 में भारत ने 721 टन सोने का आयात किया। सोने की कीमत में जोरदार बढ़ोतरी के कारण आयातित सोने की मात्रा में 5% की कमी आई है। भारत सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से खरीदता है। कुल आयात का 40% हिस्सा स्विट्जरलैंड से आया है, जबकि 16% के साथ यूएई दूसरे नंबर पर है। मित्रों, सरकार की तरफ से आयात के फैसले को मंजूरी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इससे सर्राफा बाजार में सोने का दाम गिरा, लेकिन एक और फैसला सोने के दाम को बढ़ाने वाला है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर इसका असर भी दिखने लगा है। कल सर्राफा बाजार में भी ये दिखाई दे सकता है। मित्रों, ये खबर ईरान युद्ध से आई है। आज ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी वापस ले ली। लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इसका ऐलान किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में जोरदार गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड 11% से भी ज्यादा सस्ता हो गया। फिलहाल $87 के आसपास पहुंच गया है। मित्रों, पहली बार युद्ध के दौरान सोने की चाल उल्टी रही। ईरान युद्ध की वजह से सोने की कीमत में 8% तक की गिरावट आई थी। इसका मुख्य कारण तेल और गैस की कीमत है। अब तेल और गैस की कीमत में तेज गिरावट के बाद एक बार फिर सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी की शुरुआत हो सकती है। यानी मित्रों, अब हम आपको उस युद्ध के बारे में बताएंगे जो पिछले 8 साल से लगातार चल रहा है और इस जंग में सीज फायर कराने वाला कोई नहीं है। मित्रों, ये ईरान, लेबनान या यूक्रेन का युद्ध नहीं है। यह युद्ध चल रहा है अफ्रीकी देश युगांडा के जंगलों में और इस युद्ध में इंसान नहीं बल्कि चिंपैंजी लड़ रहे हैं। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर चिंपैंजी क्यों लड़ रहे हैं। इसी चौंकाने वाले युद्ध का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि चिड़ियाघर में सबको आकर्षित करने वाले चिंपैंजी आखिर रण में क्यों उतरे हुए हैं। मित्रों, युगांडा के चिंपैंजियों का अध्ययन करने वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक साल 2017-18 में युगांडा के किबाले नेशनल पार्क से ये अदावत शुरू हुई। शुरुआत में आपसी टकराव के चलते 25 चिंपैंजियों की मौत हो गई। 25 चिंपैंजी मौत के बाद से यह कथित गृह युद्ध बढ़ता चला गया और ये आज तक जारी है। आपस में लड़ रहे चिंपैंजियों के गुटों ने इस नेशनल पार्क के 2 हिस्सों पर अपना अपना कब्जा जमा लिया है। एक गुट ने जंगल के पश्चिमी हिस्से को अपना क्षेत्र बना लिया है तो दूसरा गुट सेंट्रल यानी जंगलों के बीचों बीच अपनी सत्ता चला रहा है। चिंपैंजी और इंसान के डीएनए में 98% की समानता होती है। यही वजह है कि जब चिंपैंजी जंग में उतरता है तो वो इंसानों की तरह रणनीति भी बनाता है। चिंपैंजियों पर रिसर्च करने वाले जानकारों के मुताबिक चिंपैंजी अपने शत्रु की आवाजाही के रास्ते को देखते और समझते हैं। जब शत्रु कम तादाद में अपने पारंपरिक रास्ते से गुजर रहा होता है तो बड़ा दल बनाकर चिंपैंजी उस पर हमला करते हैं।
खास बात यह है कि हमले के वक्त आक्रामक दल के कुछ चिंपैंजी उन रास्तों को बंद कर देते हैं जहां से दुश्मन के भागने की संभावना हो। यानी चिंपैंजी भी इंसानों की तरह पूरी तैयारी करके दुश्मन पर धावा बोलते हैं। आमतौर पर चिंपैंजी अपने भारी भरकम हाथों से शत्रु को मारते हैं, लेकिन जब तनाव ज्यादा बढ़ जाता है तो युद्ध में हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है। वन्यजीव विशेषज्ञ बताते हैं कि चिंपैंजी पेड़ों की भारी भरकम टहनियों को तोड़कर गदा की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये भी देखा गया है कि चिंपैंजी पेड़ों की टहनियों को आगे से घिसकर धारदार बना लेते हैं और फिर उन्हें हमले में भाले की तरह दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। डीएनए में बाज का संदेश। सफलता हरे भरे पेड़ की तरह होती है जो धीरे धीरे जड़ों से मजबूत बनती है और समय के साथ ऊंचाई छूती है। इसलिए जीवन में अगर कभी असफलता का सामना करना पड़े तो घबराइए नहीं।